चलो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इसमें कंडक्टर का प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। तो 6 प्रॉपर्टीज है और इससे रिलेटेड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है। तो पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। किसी भी कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और इसमें किसी कंडक्टर को प्लेस किया। तो कंडक्टर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड मूव करेंगे। और वो जो मूव कर रहा है, या आप सिंपली कह दो इस तरह से भी एक इजी लैंग्वेज में कि एक कंडक्टर है और आपने एक फील्ड प्रोवाइड किया। तो जैसे फील्ड प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर है। तो उस कंडीशन में ये जो कंडक्टर का जो सरफेस है, इस सरफेस पे जो चार्ज इंड्यूस्ड होगा, जैसे ही फील्ड प्रोवाइड करोगे तो यहां पर अपोजिट चार्ज डेवलप कर जाता है और यहां सिमिलर चार्ज डेवलप कर जाता है। और ये जो नेगेटिव पोलैरिटी इस कंडक्टर के लेफ्ट एंड पर आया और पॉजिटिव पोलैरिटी कंडक्टर के राइट पोर्शन पर आया, ये मिलकर के एक फील्ड इंड्यूस करता है जिसको हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक डेवलप करेगा जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रॉन, या सिंपली कह सकते जो चार्ज यहां पर इंड्यूस हो रहा है, उसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस से माइनस वो तब तक होता रहेगा जब तक कि फील्ड हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जब फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो अप्लाइड फील्ड को हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं, और जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो प्लस से माइनस की तरफ है, अपोजिट टू द एक्सटर्नल। इसका मतलब एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस्ड फील्ड के इक्वल है। तो टोटल फील्ड जब हम किसी कंडक्टर के इनसाइड निकालेंगे तो नेट फील्ड हो जाएगा एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड, एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस्ड। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो फाइनली जीरो हो जाएगा। इसलिए कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ठीक, अब इसी को देखो, यहां पर बिल्कुल पिक्चर पे हमने क्लियर कर रखा है। ध्यान से देखोगे कि यहां पर जैसे एक्सटर्नल फील्ड है और यहां पर इंड्यूस फील्ड के कारण से जब कंडक्टर को प्लेस किया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो कहता फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव in the opposite direction of external electric field. The process continues till the electric field set up by the induced charges. जो electric field set up हो रहा by the induced charges जो प्लस से माइनस की तरफ है, clear, becomes equal and opposite to the external field. तो finally net field inside the conductor क्या आ जाएगा, जीरो। तो hence net electric field is equal to E external minus E induced, और E external का वैल्यू E induced के बराबर है, तो नेट फील्ड क्या आ गया, जीरो। समझ में आ गया। तो सिंपली मान लो कि ये ऑप्शन में या एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन में दे देगा जीरो, या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशनशिप कह दे कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द, तो ऑप्शन में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे। समझ में आ गया। ठीक, ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन सब, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं आप कि एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। कंडक्टर के सरफेस पर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ठीक,
इसके लिए हमने एज्यूम कर लिया यहां पर सिंपली कि ये कंडक्टर का सरफेस है। ठीक, अब ये कंडक्टर का सरफेस है और एज्यूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मान लो ये आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर आपने ले लिया, ये आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर है और ये एज्यूम कर ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम लोग एन कैप के डायरेक्शन में दिखा देते हैं, होगा तो एन कैप पर आएगा। इसका मतलब ये सरफेस पे या ये एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। हमने एज्यूम कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डायरेक्शन में ई है और वो एंगल फॉर्म कर रहा है इसके जो सरफेस है कंडक्टर का, इस सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहा थीटा। अब कंडक्टर का जो सरफेस है उसी तरफ चार्ज का फ्लो होता है, तभी तो सरफेस ऑफ कंडक्टर बनता है। चार्ज का फ्लो जैसा होगा वैसे ही कंडक्टर का सरफेस बनेगा। कंडक्टर का सरफेस ऐसा हुआ, इसका मतलब चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है, तभी कंडक्टर का सरफेस ऐसा बन रहा है। अब ये ई का कंपोनेंट इधर बन गया ई कॉस थीटा। ठीक, ई का कंपोनेंट क्या बन गया, ई कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि ये स्टैटिक कंडीशन है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, ई कॉस थीटा का वैल्यू 0। तो अंडर स्टैटिक कंडीशन ई कॉस थीटा 0, ई कैन नॉट बी 0, तो कॉस थीटा क्या आ गया 0, और 0 कॉस का कौन सा वैल्यू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, इसका मतलब देखो ये एंगल कितना बन गया, यहां से यहां 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल, इसी के ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसलिए टॉपिक क्या आ गया, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, ये सब रीजनिंग लिखा हुआ है, पहले समझो, कॉन्सेप्ट को डेवलप करो। इरेज करें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाए। तो ये लिखा है is not perpendicular to the surface of conductor, E cos theta would lead to the flow of charges, but under static condition E cos theta is equal to theta is equal to 0, hence electric field is perpendicular to the surface of a conductor। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए। कहता नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज 0। तो इसके पहले हमको पहला प्रॉपर्टी क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये कंडक्टर का सरफेस है और ये जो डॉटेड लाइन से कॉन्सेंट्रिक हमने स्फीयर सर्किल जो भी ड्रॉ किया इसको हमने एज्यूम कर लिया गॉसियन सरफेस। इनसाइड कंडक्टर गॉसियन सरफेस, चार्जेस ऑलवेज रेसाइड ऑन द सरफेस और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब इसका फ्लक्स लिखेंगे, इसका फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या पढ़ा, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, यही पढ़ा। और फाई को क्या लिखते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं E डॉट ds, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो चार्ज भी कितना आ गया 0, इसलिए नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज 0। क्लियर, आ गया समझ में सबको। वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, देखो क्या लिखा है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई डी एस, और इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो फाइनली क्यू विल बी 0। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या पड़ा, 0। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, जल्दी बता दो। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस डीवी बाई डी आर, और इनसाइड कंडक्टर
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। इसका मतलब जीरो इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस डीवी बाई डी आर। तो डीवी बाई डी आर जीरो, इसका मतलब यहां पर ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगा, तभी ना पोटेंशियल जीरो। इसका मतलब पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता। आ गया समझ में? बोलो रौनक। मन नहीं लग रहा है इसका, एसी वगैरह नहीं चल रहा है। कल बोल दिया एसी का बिल देना है एसी को। आगे समझ में? आगे बढ़े। चलो, तो यही है आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस डीवी बाई डी आर, तो वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आ जाए। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है। मान लो यहां पर सरफेस पे चार्जेस है, तो गॉस थ्योरम अप्लाई यदि करते हैं तो इस चार्ज को हमको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो जब चार्ज को हमने इनक्लोज किया तो एक सिलिंड्रिकल सरफेस आ गया जिसमें ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड है, और ए रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो इनसाइड है, और ये इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसका मतलब फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन किसका होगा? आउटसाइड वाले का। यहां पर ये चार्ज है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा डीएस लिख सकते हैं 100%। अब यहां हम लोग प्लस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डीएस। ठीक, अब जो चार्ज इनक्लोज है वो हमारा सिग्मा डीएस बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डीएस रेडियली आउटवर्ड, दोनों का डायरेक्शन सेम। ई डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन डीएस मान लिया, डीएस डीएस कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। डीएस इस पार्ट का सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, इसलिए ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। इसलिए एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। आ गया समझ में? क्लियरली 100%। ये देखो यहां पर ये सरफेस ड्रॉ किया, ये चार्ज है जिसको डीएस माना, गॉसियन सरफेस आउटसाइड और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसको अप्लाई किया। फाई इज इक्वल टू ई डीएस, फाई को लिखा सिग्मा डीएस, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटवर्ड जिसका डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर के अलोंग है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। शील्ड का मतलब प्रोटेक्ट करना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर या इनसाइड कोई भी हमने स्पेसिमेन लिया, उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वैनिश कर दें। इसका मतलब आउटसाइड फील्ड होगा, लेकिन उस पोर्शन उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जैसे यहां पर पिक्चर में हमने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा अप्लाइड फील्ड या फील्ड का डायरेक्शन है, और इसी के अंदर हमने एक सरफेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बाहर होगा और उस सरफेस के अंदर उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
अब इसका फायदा क्या होता है कि जब बिजली कड़कती है, लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर होता है, तो उस कंडीशन में हम लोगों के पास एक ऐसा रीजन यदि नियर बाई कहीं है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, वहां जाके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, द फेनोमेनन, पहले तो डिफाइन कर दिया, द फेनोमेनन ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम any electric field is called electrostatic shielding. It is based on the fact that electric field vanishes inside cavity of a hollow conductor. जो कैविटी है उसके अंदर या जो रीजन है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और लास्ट में देखो एक लाइन लिखा है, इट इज सेफर टू सिट इन ए कार और ए बस ड्यूरिंग लाइटनिंग रादर देन टू स्टैंड अंडर एन ओपन ट्री और ओपन ग्राउंड। हम कार के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं लेकिन ओपन ग्राउंड में नहीं कर सकते हैं। तो जब भी लाइटनिंग ऑफ कंडक्टर हो तो रौनक अपना BMW कार लेके आ जाएगा और फिर हम लोग उसके अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। आ गए समझ में? तो इतने प्रॉपर्टीज थे। ठीक, अब देख लीजिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। What happens when a conductor is placed in an electric field? The electric field due to induced charge opposes the external electric field within the conductor. ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्या था, in the static situation the two fields cancel each other and the electrostatic field in the conductor is zero. दोनों कंडीशन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। तो ऑप्शन हमारा C हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन ए कंडक्टर इज गिवन एन एक्सेस ऑफ चार्ज। तो ये जो एक्सेस ऑफ चार्ज है कहां रहते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब सरफेस पे रहता है, तो ए ऑप्शन हो गया। आ गया समझ में? फर्स्ट वाले में देखो क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई करते हो तो क्या होता है, इंड्यूस फील्ड सेटअप होता है जो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। आ गया समझ में? थर्ड पॉइंट कहता है, द कंसिडर ए कैविटी इन ए कंडक्टर एज शोन इन फिगर। यहां पर एक देखो कैविटी है, कैविटी के अंदर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और सिग्मा भी जीरो। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। There is no charge, there is no field. Clear? अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, two metal spheres, one of radius r and other of radius 2r, have the same surface charge density. चलिए सब लोग पेन निकालिए और हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता दो मेटल स्फीयर, एक का रेडियस r दूसरे का रेडियस 2r, have the same surface charge density. दोनों का चार्ज डेंसिटी सेम है। ठीक, तो सबसे पहले चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो पहले वाले का Q1 निकाल लो सिग्मा और पहले वाले का एरिया, पहले वाले का एरिया 4 पाई r स्क्वायर। फिर Q2 निकालो सिग्मा इंटू सेकेंड वाले का एरिया, सेकेंड वाले का रेडियस 2r है, तो ये कितने आ गए, सिग्मा इंटू 16 पाई r स्क्वायर होगा। तो Q1 Q2 मिल गया, तो टोटल चार्ज आप निकाल लो, Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों को ऐड कर दो तो सिग्मा इंटू 20 पाई r स्क्वायर हो गया। ये Q टोटल मिल गया। अब कहता है दे आर ब्राउट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड। दोनों को हमने कॉन्टेक्ट में लाया, जिस पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज Q2 है, कॉन्टेक्ट में लाया। जब भी कांटेक्ट में लाएंगे तो तब तक दोनों के बीच चार्ज का फ्लो होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए।
इसलिए पहले वाले का पोटेंशियल और दूसरे का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस r, दूसरे पर चार्ज Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस कितना 2r। अब दोनों में रिलेशन देख लो क्या आ गया, Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/2, मीन्स Q2 इज इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ Q2 का वैल्यू कितना आ गया ट्वाइस ऑफ Q1। अब हम लोग निकालेंगे नया चार्ज कितना डेवलप हुआ, तो नया चार्ज Q1 डैश, तो Q1 डैश इज इक्वल टू इनिशियल कितना था Q1 था, डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2 इंटू Q टोटल, ये आ गया Q1 डैश। Q1 रहने दिया, अब Q1 प्लस Q2, Q2 का वैल्यू कितना देख लो ध्यान से, Q2 का वैल्यू 2Q1 इंटू Q टोटल कितना आ गया ये Q टोटल बाई 3, ये Q1 डैश आ गया। चलिए अब आ जाए Q2 डैश, Q2 डैश बताओ कितना आ जाएगा, इनिशियल कितना था Q2 बाई टोटल इंटू Q टोटल, Q2 का वैल्यू कितना 2Q1, Q1 प्लस 2Q1 इंटू Q टोटल क्या आ गया 2/3 इंटू Q टोटल, फाइनल चार्ज भी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, ऑप्शन क्या है, फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब P पर कितना है, P मान लिया पहले वाले को जिसको हम सिग्मा 1 कह सकते हैं, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा क्या क्या फॉर्मूला है चार्ज बाई एरिया, तो नया चार्ज और एरिया, नया चार्ज कितना बना Q1 डैश, देखो ध्यान से Q टोटल बाई 3, एरिया कितना था इसका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। Q टोटल का वैल्यू देखो कितना है, Q टोटल का वैल्यू डालो सिग्मा 20 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 4 पाई r स्क्वायर, सॉल्व करो कितने आ गए 5/, कंफर्म, तो 5/3 सिग्मा आ गया। चलो अब आ जाओ सिग्मा 2 पूछा है, तो Q2 डैश बाई एरिया, Q2 डैश कितना है देखो 2/3 Q टोटल, एरिया पहले वाले दूसरे वाले का कितना है एरिया, अरे 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर है, तो 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर कितना आ गया, Q टोटल का वैल्यू डालो, Q टोटल कितना है सिग्मा 20 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाई ये कितने आ गए 16 पाई r स्क्वायर, सॉल्व करो कितना आया, जल्दी बताओ कितना वैल्यू आया, फाइव बाई 6, ऑप्शन देखो कौन सा आया, डी ऑप्शन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बस इनिशियल चार्ज डेंसिटी और फाइनल चार्ज डेंसिटी में रिलेशन डेराइव कर देना, आ गया समझ में। चलिए तो ये पार्ट हमारा नोट कर लिया, जल्दी जल्दी करो।
हो गया? कर लिया नोट? हो गया? इरेज करें? चलो, तो ये भी टॉपिक छोटा सा था, ये खत्म हो गया। और इसके बाद डायलेक्ट्रिक्स है, वो पूरा एक क्लास लगेगा। डायलेक्ट्रिक्स खत्म होगा, कैपेसिटेंस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये जब भी आएगा, एक एक ही होगा एमसीक्यू का क्वेश्चन। मतलब अब क्वेश्चन हमारा जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि डेरिवेशन आएगा, एमसीक्यू टाइप का। और ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो, ये हमने बताया भी था कि नीट में क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। और सॉल्यूशन हमने बना दिया है, जिसकी जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, इसी मेथड से बनाया, यही आ गया। फाइनली यहां पर देखो 5/3 सिग्मा और यहां पर 5/6 सिग्मा, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया हम लोगों का। आंसर डी ऑप्शन है। चलिए, कल के क्लास में हम लोग डायलेक्ट्रिक्स के बारे में जानेंगे, कल की क्लास में। कल एब्सेंट नहीं करेगा कोई?